गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 उसमें हमारा जो 5वां गद्य है वो हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डॉक्टर कलाम उनके जीवन में की जो घटनाएं हैं वो हमने देखी थी, और वो जब अलग अलग स्कूल और कॉलेज में मुलाकात लेने के लिए जा रहे हैं बच्चे की, तो जो प्रश्न करता है बच्चे वो क्या क्या प्रश्न करते हैं और जो बच्चे हैं वो उनका क्या जवाब देते हैं, ये सब हमने देखा था। अब हम आगे की प्रश्नोत्तरी है, जैसे कि हमने आगे देखा था कि ये जो पूरा पाठ है वो प्रश्नोत्तरी पर आधार रखता है। तो आगे का प्रश्न जो है वो हम अब देखते हैं। प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। उनका प्रश्न है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। रोहित चतुर्वेदी का प्रश्न है कि आपका जो सपना है, आप कहते हैं कि 2020 की साल जो आएगी तब तक हमारा जो भारत है वो विकसित भारत है वो बन जाएगा, कि अलग अलग टेक्नोलॉजी हमारे देश में होगी, अलग अलग व्यवस्थाएं हमारे देश में होगी, कि अन्य देश के मुकाबले हमारा देश कहीं पीछे था, तो वो अन्य देश के मुकाबले हमारा देश है वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि विकसित है वो 2020 तक हो जाएगा। लेकिन ये इस बच्चे का प्रश्न है कि आप कहते हैं कि 2020 तक हमारा जो देश है वो विकसित हो जाएगा, लेकिन हमारे देश की जो बढ़ती जनसंख्या है और जो बेरोजगारी है, क्या वो उसे विकसित होने देगी, ये प्रश्न है वो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ खड़े हैं। उत्तर हम देखते हैं, डॉक्टर कलाम उसका क्या आंसर देते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनशिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगारी के प्रचुर अवसर पैदा है वो होंगे। अब डॉक्टर कलाम है वो बच्चे जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर वो कहते हैं कि विकास है वही जनसंख्या की वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है, कि जैसे जैसे विकास होगा उसी, और शिक्षा है, जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे तो सभी लोग ये समझेंगे कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। तो जैसे जैसे स्त्रियों में शिक्षा की अभिवृद्धि होगी और युवा वर्ग है वो भी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो उनकी जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी, और वो स्वयं जो बढ़ती जाती जनसंख्या है उसको रोकने का प्रयास है वो करेंगे। और फिर जो ग्रामीण विस्तार है हमारा, वहाँ पे बेरोजगारी के जो साधन है वो सुलभ होंगे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित हो सकती है, और जो हमारे युवा वर्ग है वो उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षा है वही मुख्य है। जैसे जैसे हमारे देश के जो लोग हैं वो शिक्षित होंगे, वैसे वैसे उनके ख्याल है, उनके जो विचार है वो बदलेंगे, और हमारे देश के विकास में वही सब है वो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। उनका प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो उनका जवाब डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इनमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल है वो होगी। अब ये जो है अर्श मेहता
वो क्या कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 की साल आएगी तो हमारा जो देश है वो एक विकसित राष्ट्र है वो बन जाएगा, क्योंकि ऐसा आपको क्यों लगता है? तो डॉक्टर कलाम उसका अच्छा आंसर देते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 1 अरब से भी ज़्यादा है और उसमें 54 करोड़ जो लोग हैं वो कैसे हैं तो कि 25 से कम आयु के हैं, यानी कि हमारे युवा वर्ग है, बालक और बच्चों को छोड़कर। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस देश को आगे बढ़ाने में हमें मदद करेंगी। वो जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे वैसे वैसे उनके विचारों में बदलाव आएगा और अलग अलग टेक्नोलॉजी है और हमारे देश में जो विकसित राष्ट्र हमारे देश को बनाना है उनमें ये युवा पीढ़ी है वो कार्य करेगी। तो इस तरह जो हमारे युवा वर्ग है वही हमारी सबसे अधिक संख्या है। तो ये सारे युवाओं के विचार अगर मिल जाए तो हमारा देश है वो अवश्य 2020 तक एक विकसित राष्ट्र है वो बन जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। उनका प्रश्न है कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम का जवाब है स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अब जो प्रश्न करता है एस कार्तिक, उनका प्रश्न है कि छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। जो भी कई छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो आगे की पढ़ाई है वो नहीं कर पाते हैं। तो वो जो बच्चा है वो कहता है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे? तो उसके आंसर में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो स्वाभाविक है वो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करेगा, यानी कि अच्छे गुण से वो नंबर प्राप्त करेगा। तो ऐसे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने से उन्हें स्कूल में से शिष्यवृत्ति है वो प्राप्त होती है। इससे उन पैसों से उन्हें आगे की पढ़ाई में सहायता है वो मिलती है। और उसके बाद जब वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बालक को आगे पढ़ने के लिए बैंक से ऋण यानी कि जो लोन है वो भी प्राप्त होती है। आज भी स्टूडेंट लोन है वो मिलती है कि जिन बच्चों को आगे की पढ़ाई करनी है तो उन्हें लोन है वो बैंक है वो देते हैं। तो इस तरह से बैंक भी सहाय है वो कर सकती है और स्कूल में भी शिष्यवृत्ति उससे प्राप्त है वो हो सकती है। तो इस तरह उन्हें उनकी सहाय लेनी चाहिए और जैसे जैसे लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं उनके सामने उतनी मुश्किलें तो आती है, लेकिन उन मुश्किलों से उन बच्चों को डरना नहीं चाहिए। उन सारी बाधाओं को पार करके अपना लक्ष्य है वो प्राप्त है वो करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या आए वो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हमारा निश्चय बड़ा होता है। यदि हमारा निश्चय बड़ा होगा तो हम हर एक मुश्किल को आसानी से पार है वो कर सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल LICT अमृतापुरी। उनका प्रश्न है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो उनका जवाब डॉक्टर कलाम देते हैं जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी
कार्य करना होगा। अब प्रश्नकर्ता है वो कहते हैं कि हमारे देश में विकसित होने में जो हमारा राजनीतिक है यानी कि जो पॉलिटिकल करियर है, जो वे लोग हैं हमारे राजनेता है, उनका क्या योगदान होगा। तो उनके बारे में डॉक्टर कलाम है वो कहते हैं कि जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उन्हें दूरदर्शितापूर्वक यानी कि जो भी फैसला ले, जो भी कोई कार्य करे, वो आगे की सोच कर है वो करना होगा। और इस तरह गांधी जी है उन्होंने भी जब ब्रिटिश शासनों के खिलाफ जंग छेड़ी थी तो उन्होंने भी आगे की सोची थी और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही यानी कि अच्छे मार्ग पर चलते ही हमारे देश को उन्होंने आज़ाद है वो करा था। तो इसी तरह हमें जो आगे के जो हमारे राजनेता है उन्होंने भी सत्य के मार्ग पर चलकर और जो हमारे देश के लोग हैं उनकी भलाई के बारे में सोचकर ही कोई भी कार्य है वो करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश की जो गरीब जनता है उन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का कार्य है वो उन्हें करना होगा। यानी कि गरीबी की रेखा जो है वो निम्न स्तर पर है तो उन्हें ऊपर लाने का कार्य है वो हमारे राजनेताओं को करना होगा। उसके बाद है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MBR इंस्टीट्यूट चेन्नई। उनका प्रश्न है रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो उनके जवाब में डॉक्टर कलाम कहते हैं विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतियोगियों को विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव किया नहीं जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने भी अपना सहयोग है वो दे सकती है। अब ये जो प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, वो कहते हैं कि रक्षा की दृष्टि से 2020 का जो लक्ष्य है उनमें महिलाओं का योगदान है वो क्या होगा। तो डॉक्टर कलाम है वो कहते हैं कि हर एक क्षेत्र में आज हम देखें तो महिला है वो उच्च पद पर आसीन है। हमारी जो तीन सेनाएं हैं जहाँ पे हमने 3 दल देखे थे आगे, वायु दल है, जल दल है और भूमि दल है। तो इन तीनों दलों में हर एक क्षेत्र में जो महिला है वो उच्च स्तर पर आसीन है। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर महिलाओं की नियुक्ति है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर भी महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत बड़ा रहा है। तो पुरुष और महिला उन दोनों के बीच कोई भेदभाव है वो नहीं है। तो इस तरह महिला है वो हर एक क्षेत्र में उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका है वो मिलता है और वो भी हर एक क्षेत्र में अपना योगदान है वो दे सकती है। और इसी तरह जो महिलाएं हैं वो हमारे कोई भी दल हो उसमें उच्च पद पर वो भी आसीन है। उसके बाद है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। वो बच्चा कहता है क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। उनके जवाब में डॉक्टर कलाम कहते हैं तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में भी नहीं होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न इस बालक ने किया है कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो जब हमारे गांव में या फिर हमारे शहर में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही है, अनावश्यक खर्च उन पर होते हैं। तो क्या ऐसे खर्च भविष्य में भी होंगे, ऐसा प्रश्न है वो करते हैं। तो डॉक्टर कलाम बहुत अच्छा आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी है वो देखी होंगी। यानी कि जब डॉक्टर कलाम वहाँ पर मुलाकात लेने के लिए जा रहे होते हैं तो मंच पर उन्हें बैठने के लिए बड़ी सी कुर्सी है वो रखी होगी।
और उसके बाद वो कुर्सी वहाँ से हटा दी और डॉक्टर कलाम वो सब लोगों के साथ ही बैठे। तो वो कहते हैं कि जब मैं आया था तब मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी है, वो तुमने देखी होगी, लेकिन अब वो कुर्सी यहाँ पर नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब आगे भी इस तरह यहाँ पे जो कोई भी लोग आते हैं तो उन पे जो फिजूल खर्च होते हैं, वो अनावश्यक खर्च है, वो आगे नहीं होंगे। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रश्नोत्तरी है वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस गद्य में आपको सबसे याद ये बात रखनी है कि कौन सा प्रश्न कौन से बच्चे ने पूछा है, वो आपको एक एक मार्क के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे हम देखते हैं, ये जो अभ्यास है वहाँ उसमें आपको ये जो प्रश्न है, उनके 5 प्रश्न है, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। उसके अलावा ये जो परिच्छेद आपको दिया है वो आपको लिखना है। उसके अलावा स्वाध्याय का जो प्रश्न है वो आपको लिखना है। ये जो है दूसरा प्रश्न मुहावरे का अर्थ, वो आपको लिखना है, कहानी नहीं लिखनी है। और चौथा प्रश्न है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद भाषा सचिवता में हम देखते हैं सर्वनाम, सर्वनाम और उनके प्रकार। तो सर्वनाम, यहाँ पर आपको 6 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से सर्वनाम कौन सा है वो आपको बताना है और कौन सा सर्वनाम है वो लिखना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है हम पाठशाला जाएंगे, उसमें हम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हम है उनके नीचे आपको लिटी करनी है और पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद यह मेरी किताब है, यह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद कोई आ रहा है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, यह और जिसने वो क्या है संबंध, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। और आखिर है मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैं स्वयं है वो क्या है निजवाचक सर्वनाम। तो ये है सर्वनाम और उनके प्रकार। उसके बाद उपयुक्त रेखांकित शब्द में मैं, मेरी, उसे, यह, तुम सर्वनाम के एक वचन रूप है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो कीजिए। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दी गई, यानी कि खाली जगह दी गई है, और उनमें से यहाँ पर रिक्त स्थान में एक वचन में और बहुवचन में कौन से शब्द योग्य रहते हैं वो आपको बताना होगा। तो पहला है यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, यह कार्य में नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें मैं की जगह क्या आएगा मुझसे। यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। उसके बाद है पापा ने खाली जगह बुलाया है, पापा ने, यहाँ पर आपको क्या शब्द दिया गया है तुम, तो तुम उनका बहुवचन क्या होगा तुम्हें, पापा ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है। उसके बाद तीसरी है जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता, वह आपको क्या दिया गया है यहाँ पर शब्द वह, तो उनका बहुवचन क्या होगा, यानी कि उन्हें, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उन्हें नहीं जानता, तो यहाँ पर क्या आएगा उन्हें। उसके बाद लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती, यहाँ पर क्या है यह, तो उसका क्या आएगा लगता है हमें, सॉरी लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, यहाँ पर क्या आएगा तुम्हें। और आखिर में है
यह काम खाली जगह लोगों ने किया। यह काम कौन, इन उसमें क्या आएगा, यह काम किसने किया, सॉरी किन लोगों ने किया, यह काम किन लोगों ने किया। तो यहाँ ये थी हमारी भाषा सज्जता। अब उसके बाद ये जो पाठ है वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म होता है। तो जो जो भी आपको कार्य दिया है वो सब आपको करना है। उसके अलावा ये भाषा सज्जता भी आपको बुक में लिखनी होगी। अब हम देखते हैं पुनरावर्तन। अब 5 गद्य के बाद जो आपकी टेक्स्ट बुक में पुनरावर्तन दिया गया है, पुनरावर्तन 1, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो पुनरावर्तन में आपका पहला प्रश्न है, इन शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अब शब्दकोश आप सभी पढ़ चुके हैं कि शब्दकोश कैसे रखते हैं, कि पहले है वो सभी स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन। तो वो सब है, यहाँ पर आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रभाषा, थोड़ा, फल, सूर्य, समीक्षा, आकार, गुरु, पेट और निशा। इन शब्दों में आपको योग्य क्रम में है वो लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने जैसे कहा कि शब्दकोश में सबसे पहले क्या आता है, स्वर आते हैं। स्वर के बाद दूसरी प्रायोरिटी किससे मिलती है, तो कि व्यंजन को। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि ये जो पूरा शब्द है, ये सारे शब्द है, उसमें से जो स्वर से शुरू होता है ऐसा शब्द कौन सा है। तो उनमें से पहला शब्द कौन सा है, आकार। वो किससे शुरू होता है, स्वर से। तो पहला शब्द क्या आएगा, आकार। ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये शब्द हो गया आकार। ठीक है। उसके बाद फिर से हम शब्द देखेंगे, उनमें अब स्वर से शुरू होने वाला कोई भी शब्द है वो नहीं है। तो हम किसकी ओर आगे बढ़ेंगे, तो कि व्यंजन की ओर। तो व्यंजन में आपको स्टेप बाय स्टेप ही लेना है। जैसे पहले क, ख, ग, ये जो सब हमारे व्यंजन है उसको आपको ध्यान में रखने हैं। तो व्यंजन में हम देखें तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो पहले आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग, गृह जो शब्द है वो पहले आता है। ठीक है। व्यंजन में ग जो है वो पहले आता है। तो आकार के बाद दूसरा शब्द कौन सा आएगा, तो कि गृह आएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आकार, उसके बाद गृह। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा शब्द आएगा। तो ग के बाद हम देखते हैं तो कि थोड़ा, थोड़ा शब्द है वो आएगा। तो उसके बाद आप लिखेंगे थोड़ा। उसके बाद थ के बाद कौन सा व्यंजन आता है, तो कि न। तो निशा वो शब्द आएगा। उसके बाद न के बाद क्या आता है, प। तो पेट आएगा। उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, फल। उसके बाद फ के बाद क्या आता है, र। तो राष्ट्रभाषा वो आएगा। और यहाँ पर देखो सूर्य और समीक्षा दोनों स से शुरू होते हैं। ठीक है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि इन दोनों में कौन सा शब्द है वो पहला आएगा। तो यहाँ पर देखो स वो अकेला है, यहाँ पे सु है। ठीक है। तो हमें पहले कौन सा व्यंजन लेना है जो अकेला है। तो पहला कौन सा शब्द आएगा, समीक्षा। और उसके बाद आखिर में क्या आएगा, तो के सूर्य। तो इस तरह से हम शब्द कोश है वो बना सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको लिखना है। पहला आकार, उसके बाद गृह, थोड़ा, निशा, पेट, फल, राष्ट्रभाषा, समीक्षा और सूर्य। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उसमें इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिंग परिवर्तन। ठीक है। तो यहाँ पर है युवक, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, युवती। लिंग आप सबको पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग है। तो जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग में बदलना है और जो स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग में बदलना है। तो युवक है वो पुल्लिंग है। तो
उसका लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग में करना है तो युवक यानी कि युवती। उसके बाद यहाँ पर आया आप दिया हुआ है पंडित, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, पंडिताइन। उसके बाद छात्र तो छात्रा, अध्यापक यानी कि अध्यापिका, डॉक्टर यानी कि डॉक्टरनी और माली यानी कि मालिन। अब यहाँ पे देखो आपको सूचना दी गई है कि इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लिंग परिवर्तन तो हो चुका है, अब उनमें से वाक्य आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण में देखती हूँ, युवक यानी कि युवती और उसके सामने युवती से शुरू होने वाला जो वाक्य है वो आपको लिखना होगा। तो इसी तरह से जो सभी शब्द है उन शब्द के वाक्य प्रयोग आपको करने हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों को वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करना है, एक वचन और बहुवचन। जो एक वचन में शब्द दिए गए हैं उनमें हमें बहुवचन में फेरना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है मूर्ति, मूर्ति का बहुवचन क्या होगा, तो कि मूर्तियाँ। दिशा तो उनका बहुवचन होगा दिशाएं। कहानी यानी कि कहानियाँ। गमला यानी कि गमले। तो यहाँ पर भी वचन परिवर्तन हो चुका है और उनके जो वाक्य है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। अब जो पुनरावर्तन में हमारा चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। यहाँ पर जो आपको ज्ञान, मानवता, मानव, मुख, हाजिर, समाज, कुल, हिंसा और शान, ये जो आपको शब्द दिए गए हैं उनमें से आपको क्या करना है, उपसर्ग या तो फिर प्रत्यय लगाकर उनमें से नए शब्द है वो बनाने हैं। तो पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है ज्ञान, तो आगे प्रत्यय लगेगा वी वत्ता ज्ञान यानी कि विज्ञान। उसके बाद मानव, मानव वत्ता ता बराबर मानवता। उसके बाद वी वत्ता मुख बराबर विमुख। उसके बाद चौथा है गैर वत्ता हाजिर यानी कि गैर हाजिर। पांचवा है समाज वत्ता इक यानी कि सामाजिक। छठा है कुल वत्ता इन यानी कि कुलीन। सातवां है अ वत्ता हिंसा यानी कि अहिंसा। और आखिर है शान वत्ता दार बराबर शानदार। तो यहाँ पर हमारा जो पुनरावर्तन एक है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ तक का वर्क आपको आपकी बुक में है वो करना है।